फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी अजीब सी दूरबीन के साथ एक पहाड़ पर खड़ी किसी चीज को देख रही थी। पहले तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि एक बहुत बड़ा शहर जो काफी बड़े बड़े पहियों पर बना हुआ था वो उनकी ही तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखकर वो लड़की अपने छोटे से शहर के अंदर चली जाती है। वो शहर भी उसी शहर की तरह पहियों के ऊपर बना हुआ था। दरअसल ये साल था 2098 का, जहाँ पर हम देखते हैं उसी बड़े शहर को जो उस छोटे से शहर की तरफ तेजी से उसको मारने के लिए आगे बढ़ता जाता है। उस बड़े शहर का नाम कविनेंट, जबकि छोटे शहर का नाम कोबाल्ट था। कोबाल्ट को जैसे ही कविनेंट के आने का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया, लेकिन कविनेंट लगातार काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ता जाता है। कोबाल्ट के अंदर मौजूद सभी लोग बहुत गरीब और कमजोर थे, जबकि कविनेंट में मौजूद लोग काफी ज्यादा अमीर और बहुत ही लग्जरी जिंदगी गुजार रहे थे। वो लड़की जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था उसका नाम होता है एना। वो भी कोबाल्ट के अंदर ही रहती थी। इतने में ही हम देखते हैं कि कविनेंट अब कोबाल्ट के काफी करीब आ चुका है, जिस वजह से कोबाल्ट वालों ने अपने राशन को नीचे गिराना शुरू कर दिया ताकि कोबाल्ट की स्पीड बढ़ सके। उनकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा तो हुई, मगर कविनेंट ने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर लिया। अगले ही पल कोबाल्ट के अंदर मौजूद कैप्टन ने एक बहुत ही अनोखा फैसला लिया जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। कैप्टन ने अपने शिप को खाई के किनारे पर चढ़ाना शुरू कर दिया। कविनेंट भी उनका पीछा करते करते अब खाई के किनारे पर आ चुका था। खाई का किनारा काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से कोबाल्ट के पिछले दो टायर्स टूट जाते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई। जिस मौके का फायदा उठाते हुए कविनेंट ने कोबाल्ट पर अपने तीर चला दिए और उनको आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। कविनेंट के अंदर मौजूद जनरल और उसका राइट हैंड जिसका नाम होता है मिराज, वो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ये इस महीने का 13वां शिकार था जो उन्होंने किया होता है। जी हाँ दोस्तों, कविनेंट छोटे छोटे शहरों का शिकार किया करता है और उनको तबाह करके अपने अंदर समा लेता है। यहाँ बाहर हमने देखा कि अब कोबाल्ट ने बहुत ज्यादा भागने की कोशिश तो की, लेकिन वो कविनेंट के सामने कुछ भी नहीं थे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके कविनेंट ने कोबाल्ट को अपने अंदर खींच लिया। फिर वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हम शहर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है। उस म्यूजियम के अंदर काफी बेशकीमती चीजें पड़ी होती है। उस म्यूजियम के इंचार्ज का नाम साइमन अल्ट्रॉन था। साइमन हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आया होता है। साइमन के पास एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम था नोयर। नोयर उससे कहने लगा, मुझे पता है कि मैं आज हर रोज की तरह लेट हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैं कल से बिल्कुल टाइम पर आऊंगा। इस पर साइमन कहते हैं, मुझे पता है बेटा कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसीलिए इस बात को छोड़ो और ये ध्यान करो कि आज हमारे म्यूजियम में मिराज की बेटी आएगी। जी हाँ, वही मिराज जो जनरल का राइट हैंड है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। नोयर कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन साइमन ने कहा, अच्छी बात तो है, मगर हमारा म्यूजियम बंद होने वाला है क्योंकि किसी को भी इन पुराने इतिहास की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए आज मिराज की बेटी इस म्यूजियम में ये तय करेगी कि वो इस म्यूजियम को बंद करेगी या नहीं। अगर उसे ये म्यूजियम पसंद आया तो ही वो इसको बंद करने से रुक जाएगी और तुम्हारा काम है कि उसे म्यूजियम की हर एक चीज को दिलचस्पी से दिखाना ताकि वो अपना फैसला बदल ले। इसके तुरंत बाद ही जिया वहाँ पर आ जाती है और नोयर जिया को म्यूजियम की सभी चीजों को दिखाना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस म्यूजियम के अंदर आईफोन्स, सोनी के कैमरास, पुराने टीवी और काफी चीजें पड़ी हुई थी, मगर उनकी हालत बहुत खस्ता होती है। जिया कहती है, ये सब कुछ काफी ज्यादा पुराना तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी इन सब पर धूल मिट्टी तो ऐसे जमी है जैसे ये हजारों साल पुराने हो। इस पर नोयर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, ये आज से सिर्फ 48 साल पहले की ही दुनिया का सामान है। दरअसल 2050 में दुनिया ने पहला प्लाटिनम बॉम्ब बनाया था, मगर जिस कंट्री ने वो बॉम्ब बनाया तो गलती से वो बॉम्ब उसी कंट्री के अंदर लीक हो जाता है, जिस वजह से उसने काफी बड़ा ब्लास्ट किया और उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाती है। हमारे बाप दादा तो इसलिए बच पाए कि या तो वो बंकर्स के अंदर थे और या तो आसमान में। इसी के साथ नोयर ने अब जिया को एक सीक्रेट दिखाया जिसमें नोयर कहता है कि मेरे पास उस हथियार के काफी ज्यादा टुकड़े मौजूद हैं जिसको हम लोगों के सामने रख सकते हैं, क्योंकि अब तो कोई हथियार बनाने नहीं वाला और वैसे भी ये सभी पुर्जे किसी काम के नहीं है। इतने में ही हमने देखा कि एक मैक्स नाम का आदमी चोरी छुपे नोयर और जिया की बातें सुन रहा था। दरअसल मैक्स मिराज का ही आदमी होता है, इसलिए जैसे नोयर जिया को लेकर बाहर आया तो मैक्स कहता है, तुम्हारा काम खत्म हुआ, वैसे भी तुम 2 कौड़ी के लोअर दर्जे के आदमी हो, हमारा दर्जों वालों में तुम खड़े हुए भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। नोयर को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा, लेकिन जिया फौरन से उसके पीछे आ गई और उसे कहती है, कविनेंट ने अभी अभी एक और शहर को पकड़ा है और उनके सामान में म्यूजियम में रखने के लिए काफी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। इतना कहकर वो नोयर को लेकर सीधा उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर कविनेंट के
सोल्जर्स कोबाल्ट के शहरियों को चेक कर रहे थे। वहीं पर वो लड़की एना भी मौजूद थी, जिसे उन सब पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा क्यों, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। फिर हमने देखा जिया और नोयर को, जो अब कोबाल्ट के शहरियों के पास आए थे, क्योंकि नोयर को पता था कि कोबाल्ट के लोगों के पास काफी ज्यादा पुरानी और बेशकीमती चीजें जरूर होंगी, लेकिन कविनेट के लोग इस सारे सामान को कबाड़ के अंदर फेंक देंगे। इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी और तेजी से वो सब चीजें एक एक करके देखनी होगी। इसी जल्दी के दौरान जिया की टक्कर एक मैकेनिक से हो जाती है। उस मैकेनिक का नाम था सली। जिया ने कहा, मुझे माफ करना, मैंने जल्दी में तुम्हें देखा नहीं। सली कहता है, माफी मत मांगो और जल्दी से ये सामान मेरे टूल बॉक्स में रखो, मुझे काफी ज्यादा काम करना है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसको देखकर जिया काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई, लेकिन तभी वो दोनों तुरंत ही उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोबाल्ट के लोग अपना सामान इकट्ठा किए जा रहे थे। वहाँ पर हमने मिराज को भी देखा, जो नोयर से कहता है, मेरी बेटी तुम्हारे म्यूजियम में गई थी, उम्मीद है तुमने उसे इम्प्रेस जरूर किया होगा। जिस पर नोयर हंसी खुशी मिराज से बातें करने लगा। मिराज कहता है, तुम्हारे मामा बाबा को मैं जानता था, वो दोनों काफी अच्छे पायलट हुआ करते थे। मिराज नोयर से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ करो क्योंकि तुम्हारे मामा बाबा मेरे लिए लड़ते हुए मारे गए। जिस पर नोयर ने कहा, अरे नहीं नहीं, माफी मत मांगिए, ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है कि मैं आपसे मिल पाया, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मिराज को उसका एक गार्ड एक खास तरह का पुर्जा देता है, जिसे मिराज ने तुरंत ही अपने पास रख लिया। नोयर ने कहा, ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज होने वाला रिएक्टर है ना, लेकिन अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं, इसीलिए इस चीज को म्यूजियम में होना चाहिए। लेकिन मिराज उससे कहता है, बेटा कुछ चीजों का सिर्फ मुझे ही पता है। उसकी बात सुनकर नोयर काफी हैरान हो गया, मगर इतने में ही कोबाल्ट का एक आदमी कविनेट के लोगों से लड़ने लगा। जिस पर कविनेट के गार्ड ने जैसे ही उसको मारना शुरू किया, तब मिराज वहाँ तुरंत आ जाता है और कहता है कि कविनेट के इसी आदमी को 5 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाए। कोबाल्ट वासी हमारे मेहमान हैं और इनके साथ अच्छा सलूक ना हुआ तो मैं तुम सबको सजा दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मिराज काफी ज्यादा अच्छा आदमी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम होता है एना, वो चोरी छुपे मिराज के पास आई और उसे एक काफी लंबा खंजर दे मारती है। उसने दूसरी मर्तबा मिराज पर हमला करने की कोशिश की, मगर नोयर ने आकर वहाँ पर उस लड़की को नीचे गिरा दिया और उसे मिराज से दूर कर देता है। एना ने देखा कि गार्ड्स अब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी उसने वहां से भागना स्टार्ट कर दिया। नोयर भी उसका पीछा करते करते एक जगह पर आ जाता है जहां पर अब कोबाल्ट को तोड़ा जा रहा था। जो काफी बड़े बड़े और मजबूत लोहे के ब्लेड्स थे, वो कोबाल्ट को हर तरफ से काट रहे होते हैं, जिससे कोबाल्ट एक एक करके टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वहां से गुजरते ही नोयर और आना दोनों एक जगह पर आ गए जहां पर कविनेट का सारा कचरा नीचे गिर रहा होता है। आना ने वहां से नीचे छलांग लगाने की कोशिश की, मगर इतने में ही नोयर ने उसे आकर पकड़ लिया। वो कहती है, जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो उसने मेरे मामा बाबा को मारा है। इतना कहकर उसने नोयर से अपना हाथ छुड़ाया और नीचे छलांग लगा दी। तभी वहाँ पर मिराज आ गया, जिसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। नोयर ने कहा, मैंने उसका पीछा किया, लेकिन माफ कीजिए वो बच निकली। वो जाते जाते कह रही थी कि मिराज अच्छे आदमी नहीं है। जिस पर मिराज उससे कहता है, बेटा मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। इतना कहते ही उसने नोयर को धक्का दिया, जिससे नोयर भी नीचे गिर जाता है। अगले ही पल वहाँ पर जिया और 2 गार्ड्स भी पहुँच गए, लेकिन उनको मिराज पर जरा सा भी शक नहीं होता। मगर हमने देखा कि एक मैकेनिक जिसकी टक्कर जिया से हुई थी, उसने मिराज को नोयर को नीचे गिराते हुए देख लिया। जिया भी ये देख लेती है कि सली वहाँ पर मौजूद है, जिसके तुरंत बाद सली वहाँ से चला गया। अगले ही पल हम देखते हैं मिराज को, जो अब पहले से कुछ ठीक था। जिया ने उससे पूछा कि आपने कोबाल्ट के लोगों की इतनी ज्यादा फेवर क्यों की, और तोर वो लड़की आपको क्यों मारना चाहती थी। लेकिन मिराज कहता है, बेटा अच्छे आदमियों के बहुत ज्यादा दुश्मन होते हैं। ये सुनते ही जिया अपने बाबा पर जरा शक तो करती है, लेकिन उसे अपने बाबा से काफी प्यार था, इसलिए फिलहाल वो चुप रहने का फैसला करती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक प्लेन को जो नोयर और आना को ढूंढ रहा होता है। वो जैसे ही एक जगह से गुजरा तो हमने देखा आना को, जिसने तुरंत ही नोयर के ऊपर से पत्तियां हटाई और नोयर को होश में लाया। नोयर उठते ही कहता है, बताओ मैं यहाँ से वापस कविनेट में कैसे जाऊंगा। लेकिन आना ने कहा, जिसकी तुम गुलामी करते हो उसी से कहो ना कि मिराज आओ और हमें यहाँ से ले जाओ। मिराज का नाम सुनते ही नोयर को फौरन से याद आया कि उसी ने ही तो नोयर को नीचे धक्का दिया है, इसलिए वो आना को कहता है, मुझे और किसी ने नहीं बल्कि मिराज ने ही नीचे गिराया है और वो एक बहुत बुरा इंसान है। जिस पर आना भड़क जाती है। आना ने उसके गले पर चाकू रख दिया। आना कहती है, देखो मुझे तुम्हें बख्शने की एक वजह दो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गए और तुम्हें मिराज ने ही भेजा होगा कि जाओ और आना को ढूंढ के लाओ, इसलिए तुम्हारे लिए भला यही होगा कि तुम मुझसे
दूर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। मगर नोयर कहता है देखो ना, मेरे पास ना तो कोई ट्रैकर है ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसीलिए अगर मैं मिराज के लिए काम भी करता हुआ तो तुम खुद ही बताओ कि मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूंगा। नोयर ने कहा तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा, लेकिन आना कहती है वो तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर आना वहाँ से चली गई, जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं मिराज को जो कविनेट में मौजूद एक चर्च के अंदर आया। उस चर्च के अंदर आते ही हम सबको अब तक का एक बहुत बड़ा राज दिखाया गया। वो राज ये था कि मिराज अपनी एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर जनरल से छुपते हुए एक बहुत बड़ा प्लैटिनम बॉम्ब बनाने में बिजी था, जिसे अगर वो एक मर्तबा बना लेगा तो उन्हें बाकी सब शहरों को मारने का मौका मिल जाएगा और इसी तरह मिराज पूरी दुनिया पर राज करेगा। फिर वो सीन कट हुआ और अब हम नोयर और आना को देखते हैं, जिन्हें चलते चलते अब रात हो जाती है। मगर नोयर कहता है मुझे खाने की इतनी ज्यादा कभी भी तलब नहीं हुई जितनी आज हो रही है, इसलिए आना उसे एक केक का टुकड़ा देते हुए कहती है ये 3 साल पुराना है, उम्मीद है तुम इसे खा पाओगे। नोयर ने कहा तुम इतने पुराने खाने को आखिर खा कैसे लेती हो? जिस पर आना कहती है हमने तो 10 साल पुराने ड्राई फ्रूट्स भी खा रखे हैं, इसलिए तुम अमीरों को क्या पता कि हम गरीब किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। जिस पर नोयर कहने लगा मैं भी एक गरीब था, मैं रहता भले ही कविनेट के अंदर लेवल 1 पे हूँ, मगर मैं 3rd ग्रेड का शहरी हुआ करता था, लेकिन जब से मेरे मामा पापा मिराज के लिए शहीद हुए तब से उसने मुझे 3rd ग्रेड से निकाल कर 1st ग्रेड में शिफ्ट कर दिया, इसलिए कभी मैं भी तुम्हारी तरह हुआ करता था। आना कहती है नहीं, तुम मेरी तरह नहीं हो सकते। इस पर नोयर ने कहा वो क्यों? लेकिन आना फिर से कहती है याद रखना तुम मेरी तरह कभी नहीं हो सकते। इतना कहकर वो दोनों जैसे ही वहाँ से ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि 2 शिकारी शहर उनके पीछे पड़े हैं। नोयर कहता है आखिर ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं भाई? आना ने कहा ये इंसानों को इकट्ठा करके काले बाजार में बेचते हैं, ये खुली जमीन में घूम रहे इंसानों को पकड़ लेते हैं और उनकी बोली लगाकर बेच डालते हैं। वो दोनों शिकारी उन दोनों पर काफी ज्यादा तीर चलाने लगे। एक तीर तो आना की टांग को छू कर गया, जिससे आना काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। तभी एक शिकारी ने नोयर को पकड़ने के लिए जैसे उसके पास आना शुरू किया तब नोयर अचानक से एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। नीचे गिरते उसे पता चला कि वो कहीं और नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड शहर के अंदर आ चुका है। उसके सामने ही ऐना भी बैठी होती है। उनको किसी और ने नहीं बल्कि एक बूढ़े और एक बूढ़ी औरत ने बचाया था। वो दोनों आदमी उन दोनों को चुप रहने का कहते हैं। फिर हमने देखा कि वो शहर वहां से जाने लगा। वो शहर दिखने में किसी कैटरपिलर से कम नहीं था। उस बूढ़े की एक बीवी थी जो तुरंत ही उन दोनों को चाय पिलाती है। वो चाय काफी ज्यादा गंदी तो थी, लेकिन मजबूरी में उन दोनों को वो चाय पीनी पड़ी। इसके बाद वो सीन कट हो गया। यहाँ हमने देखा कविनेट शहर के अंदर, जहाँ पे जिया अब सली के पास आ चुकी थी। जिया कहती है मुझे उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानना है, लेकिन सली ने कहा अगर मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा तो तुम लोग मुझे भी आना और नोयर की तरह नीचे गिराकर मार डालोगे। लेकिन जिया ने कहा तुम मेरा यकीन कर सकते हो, मैं अपने बाबा की तरह उसूलों की पक्की नहीं हूँ। मगर सली कहता है तुम्हारे बाबा उसूलों के पक्के नहीं बल्कि 1 नंबर के घटिया और बेरहम इंसान है। जिया कहती है तुम गलत हो, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। सली ने कहा उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने खुद ही नोयर को धक्का दिया था। जिया ने कहा अब तो मुझे अपने बाबा पे भी यकीन नहीं है, कि शायद तुम ही झूठ बोल रहे हो। सली कहता है मैंने जो कहना था वो तुम्हें कह चुका हूँ, अब तुम यकीन करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी। फिर सली जिया को चर्च के बाहर ले जाता है, जहाँ पे वो जिया को कहता है कि इस चर्च के अंदर कुछ खतरनाक बन रहा है। जिया ने कहा मेरे बाबा कहते हैं कि हम यहाँ भगवानों की मूर्तियां बना रहे हैं, इसीलिए जब तक वो बन नहीं जाती तब तक कोई चर्च के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन सली कहता है वो भगवानों की मूर्तियां नहीं बल्कि कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सुनकर जिया बहुत हैरान होती है, क्योंकि अब तक वो अपने बाबा को काफी ज्यादा शरीफ समझती आई थी। यहाँ दूसरे सीन में हमने ऐना और नोयर को एक जगह पर बैठे हुए देखा। ऐना कहती है मेरी माँ एक साइंटिस्ट थी और मिराज और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता ही है। मिराज और मेरी माँ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट ये था कि लोगों को सोलर एनर्जी बना के दे दी जाए। लेकिन तभी एक दिन मिराज मेरी माँ के पास आया और कहने लगा हमें सोलर एनर्जी से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर मेरी माँ उन्हें ऐसा करने से रोकने लगी, लेकिन मिराज को गुस्सा आया, इसीलिए उसने मेरी माँ को जान से मार डाला। जब मैंने अपने बाबा को रोका तब उन्होंने मेरे चेहरे पर भी चाकू से वार कर दिया, जिस वजह से मुझे आज ये निशान मिला है। वो तो मुझे भी मार डालते, लेकिन मैं बेसमेंट के अंदर छुपी हुई थी, इसलिए उन्होंने पूरे घर को जलाया और वहां से चले गए। ये सुनकर नोयर काफी ज्यादा दुखी होता है और जैसे आना ने बोला था कि नोयर कभी भी उस जैसा नहीं बन सकता, वो बात सच होती है। फिर हम देखते हैं मिराज को, जो आज एक समुद्र के अंदर बनी हुई जेल के अंदर आता है, जहाँ उसे एक बहुत ही खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ रोबोट मिलता है। उस रोबोट का नाम शैडो था। रोबोट
रोबोट की आंखें काफी ज्यादा खतरनाक और चेहरा बहुत ही बिगड़ा हुआ था। मिराज ने उसे कैद किया हुआ था। मिराज उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या तुम आना को मार पाओगे? इस पर शैडो ने कहा, अगर तुमने मुझे फ्री कर दिया तब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मिराज काफी ज्यादा डर जाता है। इसीलिए मिराज बाहर निकलकर अपने प्लेन में आया और उसके केज पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे वो पूरा का पूरा केज ही पानी के अंदर डूबने लगा। लेकिन तभी हमने देखा कि शैडो किनारे पर सही सलामत बाहर आ चुका है, जो बाहर आते ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं कि नोयर ने अब आना को जल्दी से जगाया और कहने लगा कि इन दो कमबख्तों ने हमें बाहर से लॉक कर दिया है और उनके इरादे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम यहाँ से भाग सकते हैं। इतना कहते ही नोयर ने नीचे का दरवाजा खोला और कहा, जल्दी से छलांग लगा दो और तुम्हारे पीछे ही मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन ऐना कहती है, मैं जख्मी हूँ, इसीलिए मेरी परवाह मत करो और खुद भाग जाओ। मगर नोयर ऐना को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला था। इसीलिए उन दोनों बूढ़ों ने नोयर, ऐना और उनके साथ काफी लोगों को एक जराटा नामी शहर में आ पटका। जहाँ आते ही उन सब की बोलियां लगने वाली थी। जब आना की बारी आई तो हम देखते हैं कि एक औरत ने आना पर 50 कोड़ियों की बोली लगाई थी। इसलिए वो बूढ़ा जो बोलियां लगा रहा था वो गुस्से में आ गया। उसने कहा, खुद तो इतनी बद्धी और बदसूरत है और जो तेरे से लाख गुना खूबसूरत है उसकी तू सिर्फ 50 कोड़ियों की बोली लगा रही है। जिसके जवाब में बोली लगाने वाली लड़की ने उस बूढ़े आदमी का सर ही उड़ा डाला। साथ ही साथ उसके गार्ड्स को भी एक एक करके मार गिराती है। उन्हें मारने के बाद वो आना और नोयर को वहां से भागने का कहने लगी। जिस मौके का फायदा उठाते हुए आना और नोयर वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते आना ने देखा कि शैडो अब उसी के ठीक सामने आ चुका था। आना शैडो को पहले से जानती थी। शैडो कहता है, हमारा एक पुराना हिसाब बराबर होने वाला रहता है। इतना कहते ही शैडो उन दोनों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ने लगा। वो दोनों एक बहुत बड़े टायर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से होते हुए सीधा एक रेलिंग पर आ पहुंचे। हमने देखा शैडो को जो दहशत भरी निगाहों से उन दोनों को घूर रहा था। उन दोनों ने भागने की कोशिश की लेकिन आगे रास्ता ही बंद होता है। शैडो अब अपना खौफनाक चेहरा लेकर आना की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी हमने देखा कि उस पर एक रॉकेट फायर हुआ है, जिससे शैडो काफी दूर जा गिरा और उसका शरीर काफी ज्यादा टूट जाता है। इतने में ही एक स्पेसक्राफ्ट उनके पास आता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की चला रही थी जिसने ऐना और नोयर को गोली लगते टाइम बचाया था। उस लड़की का नाम होता है हेलेना। हेलेना उन दोनों को ऊपर आने का कहती है। आना तो तुरंत ही ऊपर आ गई, मगर नोयर एक रस्सी से ही लटका हुआ था। उसने जैसे ही ऊपर आने की कोशिश की तो हमने देखा कि शैडो ने तुरंत ही उस रस्सी को पकड़ लिया। शैडो के अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि उसने पूरे स्पेसक्राफ्ट को अपने हाथों से ही नीचे खींचना शुरू कर दिया। लेकिन आना ने वक्त रहते नोयर को एक चाकू दे दिया, जिससे नोयर ने वो रस्सी काट दी। उसके रस्सी काटते ही वो स्पेसक्राफ्ट शैडो की दहशत से फ्री हो जाता है और वो तीनों स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाते हैं। शैडो को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ वो सीन कट हो गया। यहाँ हेलेना ने नोयर के माथे पर गन पॉइंट कर दी। वो कहती है, तुम कविनेंट के ही आदमी हो ना, तो हमारे बीच क्या कर रहे हो? जिस पर नोयर ने कहा, मैं ऐना के साथ हूँ। ऐना कहती है, हेलेना तुम्हें देखे एक अरसा ही हो गया, आखिर तुम कहाँ थी? हेलेना कहती है, योशिदा शहर में लोगों को खाने पीने की काफी ज्यादा कमी हो रही थी, इसलिए हमारे बॉस ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि हम उन सबको अनाज ला के देंगे, जिसके चलते मैं 3 साल उसी कामों में उलझी रही। लेकिन जब मुझे जैसे ही पता चला कि तुम खतरे में हो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए तुरंत ही आ गई। अगले सीन में हम मिराज को देखते हैं, जिससे वही आदमी मिलने आया था जिसने फिल्म की शुरुआत में नोयर को म्यूजियम से भाग जाने का कहा होता है। वो आदमी कहता है, हमें पता चल गया है कि आना कहाँ जा रही है। मिराज कहता है, बहुत खूब, जिसके तुरंत बाद ही वो सीन भी कट हो जाता है। यहाँ आना अब आखिरकार नोयर को बता ही देती है कि वो शैडो को किस तरह जानती है। वो कहती है, जब मेरे घर को मिराज ने जला दिया था तब मैं थकी हारी एक जगह गिरी हुई थी। वहां पर शैडो आया और उसने मुझे उठा लिया। उसने मुझे पाल पोस कर बड़े प्यार से बड़ा किया। आना कहती है, जब मैं बच्ची थी तब मैं चाहती थी कि किसी तरह मैं इन यादों से फ्री हो जाऊं, जिन यादों में हर पल मुझे मेरी माँ याद आती है और वो आदमी जिसने मेरी माँ को मारा है। आना कहती है, मैंने शैडो से कहा कि क्यों ना मैं तुम्हारे जैसी बन जाऊं। इस पर शैडो मान जाता है। इसीलिए शैडो ने पूरे 4 सालों के अंदर अपने जैसा ही एक रोबोट बना लिया। लेकिन तभी मुझे ये एहसास होने लगा कि मुझे मेरी माँ का बदला लेना चाहिए, इसलिए मैंने अपने आप को मशीन के अंदर बदलने से शैडो को रोक दिया। ये सुनते ही शैडो कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग की सभी यादें इस रोबोट में डाल सकता हूँ और तुम अभी भी इस घटिया से शरीर के अंदर रहना चाहती हो। जिस पर आना शैडो को वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। अब क्योंकि शैडो की सालों की मेहनत थी, इसीलिए वो आना पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। आना कहती है, उसी दिन का शैडो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनते ही नोयर उसके हाथ पे हाथ रखता है और कहता है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हमें पता चला कि उन दोनों को आपस में प्यार भी होना शुरू हो गया था। जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं जिया को, जो सली को लेकर अब साइमन के पास आई थी। जी हाँ, वही साइमन
जिसे फिल्म की शुरुआत में हमने म्यूजियम के अंदर देखा होता है। वो साइमन को सभी बात बताते हैं। साइमन ने उनकी बात सुनते ही जिया और सली को एक खुफिया रास्ता दिखाया। वो रास्ता सीधा चर्च के अंदर ही जा खुलता था। साइमन कहता है वक्त जाया ना करो और छुटके से चर्च के अंदर जाओ और देखो कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने में वो सीन कट हो जाता है। अब हम पहली बार मूवी के अंदर एक शहर को देखते हैं जिसका नाम था इस्मानिया। इस्मानिया शहर वही शहर जो हवा के अंदर तैर रहा था। हेलेना भी अपने स्पेसशिप को लेकर वहां पर आ जाती है और फिर नोयर और एना को अपने सभी दोस्तों से मिलवाने लगी। यहाँ हमने देखा मिराज को, जिसने अब फाइनली वो हथियार बना लिया था जिसके पीछे वो सालों से मेहनत कर रहा होता है। तभी वहां पर जनरल आ गया और उसके साथ ही वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं इस्मानिया शहर का सीन जिसकी तरफ एक स्पेस क्राफ्ट बढ़ रहा था। उसके अंदर एक हरे रंग की रोशनी निकल रही होती है। वो कोई और नहीं दोस्तों बल्कि शैडो ही था जो आना के पीछे यहाँ तक पहुंच गया है। यहाँ कैबिनेट के अंदर हम देखते हैं जनरल को जो अब आखिरकार चर्च के अंदर आ पहुंचा था। वो मिराज से कहता है इतना बड़ा काम और तुमने मुझे खबर तक नहीं होने दी, आखिर कितने बड़े गद्दार हो तुम। मिराज कहता है गद्दारी? आखिर अपने ही कैबिनेट से कैसी गद्दारी? ये सुनते ही जनरल ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम मेरे ही गार्ड्स के सामने मुझे ही धमकी दे रहे हो। ये सब कुछ सली और जिया नीचे खड़े देख रहे थे, मगर इतने में ही हमने देखा कि गवर्नर के गार्ड्स ने चर्च के दरवाजे को बंद कर दिया और अब मिराज गवर्नर को एक ही पल के अंदर गोली मार देता है। ये देखकर जिया और सली तुरंत नीचे की तरफ आने लगे, जहाँ पे अब जिया पहली बार अपने बाप का असली चेहरा देख पाती है। इतने में ही वो सीन भी कट हो गया। दूसरे सीन में हमने शैडो को देखा जो अब आना और नोयर के पास पहुंच चुका था। हेलेना और उसकी टीम ने शैडो पर हर तरफ से वार किया, लेकिन शैडो काफी ज्यादा मजबूत होता है जिस वजह से वो एक एक करके सभी को मौत के घाट उतारता चाहता है। लेकिन तभी हमने देखा कि वहां पर एक ब्लास्ट होने की वजह से वो पूरा शहर नीचे गिरना शुरू हो चुका है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए आना और नोयर वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं, लेकिन अगले ही पल शैडो उनके सामने आ गया। ये देखकर नोयर ने शैडो पर हमला कर दिया, मगर शैडो ने उसे एक ही झटके में नीचे गिरा के उसके सीने पर अपनी बहुत ही मजबूत और भारी भरकम टांग रख दी। एना तुरंत ही शैडो के पांव में गिर जाती है और उसे ऐसा करने से रोकने लगी, लेकिन शैडो ने कहा मेरी इतनी सी बात नहीं तुम मान सकी और अब मैं तुम्हारी इतनी सी बात नहीं मानूंगा। लेकिन अगले ही पल एना रोना शुरू कर देती है। एना कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। शैडो कहता है तुम मुझे नुकसान पहुंचा भी नहीं सकती। लेकिन एना ने कहा मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। शैडो कहता है तो फिर बेटी होने का सबूत दो और मेरे साथ चलो। लेकिन तभी हमने देखा कि शैडो के सिस्टम में काफी ज्यादा खराबी आ गई क्योंकि उसे हेलेना ने मिसाइल मारा होता है। शैडो कहता है मेरा ये सपना था कि मेरी भी एक बेटी हो। एना ये सुनकर काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन शैडो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। शैडो की ये हालत देखकर एना तुरंत ही उसके पास आ गई, जहाँ शैडो ने कहा अच्छा ही है ना कि तुम मेरी जैसी नहीं हो, इसलिए कोई भी तुम्हें आसानी से मार नहीं पाएगा। इतना कहकर शैडो पीछे की तरफ गिर गया और शैडो की मौत हो जाती है। तभी वहां पर हेलेना आई और उन दोनों को उठाकर इस्मानिया शहर के नीचे गिरने से पहले ही वहां से निकल जाती है। फिर वो तुरंत ही योशिदा शहर में आए। ये शहर चाइना के अंदर मौजूद था, जहाँ हमने देखा कि वो एक काफी मोटी और ऊंची दीवार के दूसरी तरफ बना हुआ शहर है, जिस दीवार के ऊपर हर तरफ से सिक्योरिटी और बड़ी बड़ी गन्स लगी होती हैं। वो शहर काफी ज्यादा खूबसूरत था। एना और नोयर दोनों उस शहर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरत शहर आज तक नहीं देखा था। अब रात होते ही हेलेना उन सबको लेकर अपने लीडर के पास आती है जिनका नाम था ली चंग। ली चंग कहते हैं बेटा देखो, ना हम तुम्हें इन जालिमों के हवाले करेंगे और ना ही इन पर वार करेंगे। अगर उन्होंने वार किया तब ही हम जवाबी हमला करेंगे। लेकिन नोयर कहता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर उन्होंने पहले वार किया तो आप काफी ज्यादा कमजोर हो जाओगे, इसलिए हमें उनसे लड़ने के लिए रेडी रहना होगा। लेकिन ली चंग कहता है हम शरीफ लोग हैं और हम जंग नहीं चाहते। उनकी बातों के दौरान ही वहां पर एक अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि कविनेट उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर अब योशिदा में मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशंस पर आ जाते हैं। मगर इतने में ही हम देखते हैं कविनेट के अंदर मौजूद प्लेटिनम बॉम्ब को, जो इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं था लेकिन फिर भी काफी ज्यादा डैमेज कर सकता था। वो एक ही झटके में योशिदा शहर पर फायर कर देते हैं। पहले तो वहां कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही प्लेटिनम बॉम्ब से बनने वाला बबल बड़ा हुआ तब उन्होंने देखा कि उनकी दीवार का आधे से ज्यादा हिस्सा नर्क बन चुका है। ली चंग भी ये देखकर काफी परेशान हुए क्योंकि उनके सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके थे। अब चूंकि इस्मानिया शहर वैसे तबाह हो गया और योशिदा काफी कमजोर हो चुका है, तो कविनेट शहर को इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हेलेना उन सब को रोकने के लिए आगे आती है। वो सभी अपने अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे और कविनेट से लड़ने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर उन्होंने ऊपर से कविनेट पर फायरिंग करना शुरू कर दी। हेलेना और उसके सभी साथी काफी ज्यादा स्किल्ड पायलट थे, लेकिन कविनेट भी एक एक करके उन सभी को मारे जा रहा होता है। काफी देर चलने वाली
वाली फाइट के बाद हमने देखा कविनेंट अब 25% डैमेज्ड हो चुका है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हेलेना ने तुरंत ही अपने शिप को कविनेंट पर लैंड किया और मिराज के पीछे निकल जाती है। यहाँ अंदर हमने कविनेंट का सीन देखा जहाँ पे साइंटिस्ट मिराज को कहती है प्लाटिनम गन के फिर से रीलोड होने में 10 मिनट लग जाएंगे, यानी उन्हें अब 10 मिनट इन सब को रोके रखना होगा। या हेलेना ने भी मिराज को ढूंढ लिया था और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मिराज ने उसे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया, लेकिन हेलेना उसे तुरंत ही पकड़ लेती है। इतने में वो प्लैटिनम बॉम्ब फिर से तैयार होने वाला था, मगर अब हेलेना मिराज को कहती है कि हम चाइना वाले किसी से कम नहीं है। इतना कहते ही उसने अपने आप को मिराज से आजाद किया और उस रिएक्टर के अंदर छलांग लगा दी, जिस रिएक्टर में प्लाटिनम बॉम्ब बन रहा था। उसके छलांग लगाते ही वो प्लाटिनम बॉम्ब तबाह हो जाता है। ये देखकर मिराज काफी ज्यादा परेशान हो गया, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी बेटी जिया के पास आया और उसे कहने लगा चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, जब हालात ठीक होंगे तब हम यहाँ दोबारा आ जाएंगे। लेकिन जिया कहती है आप एक कातिल हो, इसलिए अब मैं आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। यहाँ हम देखते हैं कंट्रोल रूम में, जहाँ योशिदा शहर के सोल्जर्स अंदर आते ही कविनेंट के सभी सोल्जर्स को मार गिराते हैं। हमने देखा जिया को जो कंट्रोल रूम में रेडियो के जरिए मिराज की लोकेशन का पता आना और नोयर को दे देती है, इसीलिए आना तुरंत ही मिराज के पास पहुंच गई। उसने मिराज को गन दिखाकर उसे अपनी माँ से किए हुए पर माफी मांगने का कहने लगी, लेकिन मिराज कहता है तुम मेरी भी बेटी हो, तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए था ना, लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह घटिया काम क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा बाबा हूँ, इसीलिए मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों मिराज उसे अपनी बातों में उलझा रहा होता है और वो इस काम में कामयाब भी हो गया। जैसे ही आना का ध्यान भटका तो वो तुरंत से आना की गन छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ हम देखते हैं नोयर को जो अब कविनेंट के इंजन के पास आ चुका था। उसने कविनेंट के इंजन पर एक रॉकेट फायर कर दिया, जिससे कविनेंट आहिस्ता आहिस्ता करके अब तबाह होने लगा। इतना ब्लास्ट होने की वजह से मिराज का ध्यान भटक जाता है, इसीलिए आना अब उस पर टूट पड़ती है। अब चूंकि कविनेंट ब्लास्ट हो रहा था, इसीलिए नोयर तुरंत ही वहां से बाहर आ गया। उसने देखा कि मिराज और आना जिस प्लेन में है वो प्लेन क्रैश हो रहा है, इसलिए उसने आना को तुरंत से अपने प्लेन पर आने का कहा और आना ऐसा ही करती है। लेकिन मिराज उस प्लेन के साथ क्रैश हो जाता है, लेकिन वो ये देख काफी खुश था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, मगर उसकी खुशी 2 पल की थी, क्योंकि उसने देखा कि उसका ही कविनेंट आहिस्ता आहिस्ता करके उसी की तरफ आ रहा है जो अब मिराज को कुचलने वाला है। मिराज ने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कविनेंट मिराज को कुचल देता है। कविनेंट का इंजन फेल होने की वजह से कविनेंट वहीं पर रुक गया। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ कविनेंट को तबाह किया बल्कि योशिदा शहर के लोगों को भी बचाया। सुबह होते ही जैसे कविनेंट के लोग योशिदा शहर के अंदर आने लगे, तब योशिदा की सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर गन पॉइंट्स कर दी, लेकिन ली चंग कहते हैं इनको अंदर आने दो, इनकी वजह से ही आज हमारी जान बच पाई है। अगर ये हमारे दुश्मन भी होते और हमसे मदद मांगते तो हम इन्हें मना नहीं करते, इसीलिए ये हमारे मेहमान हैं। दोस्तों आना और नोयर का मकसद भी पूरा हो चुका था। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।